मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, एक बार रबा मैनू दस दे। सुबह का 2:30 बज चुका है और इस समय पढ़ाई करना सबसे अच्छी माना जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बाहर का मौसम देख लेते हूँ। बाहर का मौसम में काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और चाँद बहुत सुंदर दिख भी रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना टेबल में बैठता हूँ। सुबह में उठकर पढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, तो कुछ मैं एक्टिविटी कर लेता हूँ। तो आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी, उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसमें कितना टॉपिक है और कैसे कवर किया जा सकता है और किन किन टॉपिक को पढ़ना है और किन किन टॉपिक को छोड़ना है। सबसे पहले आपको किसी भी विषय की टॉपिक को चुनाव करना ज़रूरी है। अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो पढ़ते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं और एग्जाम में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज का टॉपिक होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में किन किन टॉपिक को पढ़ना है और किन किन टॉपिक को छोड़ना है, इसके भी चुनाव करना जरूरी है। ऐसे तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, तो कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले चुनाव कर लेना है और उसके बाद आपको 1 से 2 बार उसको रीडिंग करना है या हाइलाइटर का यूज़ करना है। सबसे पहले आप हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक नोट पैड में नोट डाउन करना ज़रूरी है। छोटे-छोटे पॉइंट में आप नोट डाउन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी स्टडी ब्लॉग बना रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है, उसको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप 1 से 2 या 3 बार उसे रीडिंग कीजिए। पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे-धीरे उसका एनालिसिस कीजिए और छोटे-छोटे पॉइंट में उसका डिवाइड कीजिए और अपने नोटपैड में छोटे-छोटे पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। तो ये रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और किन-किन टॉपिक दिया हुआ है, इसमें करीब 7 चैप्टर दिया हुआ है। आप 7 चैप्टर को किस तरह से पढ़ते हैं, उसे आप पे निर्भर करता है और पढ़ते समय कैसे आप गेन करते हैं, वो ये ज़्यादा डिपेंड करता है। जब मैं ये पहली बार पढ़ रहा था तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर धीरे-धीरे 1 से 2 बार इसे रीडिंग किए और धीरे-धीरे समझ में आने लगा। फिर मैं इसे छोटे-छोटे पॉइंट बनाकर अपने नोटपैड में नोट डाउन करना चालू कर दिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो नोट बनाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम आने से पहले उसे करीब 1 से 2 या 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर 15 से 20 मिनट पढ़ते समय रेस्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड फ्रेश हो सकता है, तो रेस्ट लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर सेशन को चालू करते हैं और पी/क्यू सॉल्व करना ज़रूरी है और प्रीलिम के साथ-साथ मेंस का भी तैयारी करना, प्लस टेस्ट सीरीज का लगाना और पी/क्यू सॉल्व करना। और आप कितना घंटा पढ़ते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ते समय कैसे चीज़ को गेन करते हैं उससे ज़्यादा निर्भर करता है। तो पढ़ते समय कोई कहता है 18 घंटे 20 घंटा पढ़ते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे गेन कर रहे हैं उससे ज़्यादा निर्भर करता है। तो मैंने प्रीलिम की ए बुक पी/क्यू मंगाई थी डॉक्टर मुन्नाल पटेल के द्वारा। प्रीलिम के साथ-साथ मेंस का भी आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। करीब-करीब 150 से 250 शब्द लिखने की कोशिश करें सुबह। और ये रहा 28 वर्ष की डॉक्टर मुन्नाल पटेल के द्वारा भारत का इतिहास, इसमें 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये बुक अगर आप लेते हैं तो पीसीएस के भी बहुत हेल्पफुल होंगे और अच्छी बुक है और बीपीएससी भी इसमें कवर किया जा सकता है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास इस बुक में कवर किया गया है। ये बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी स्टूडेंट इसे मंगाते हैं और यूपीएससी ये काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत सारा विद्यार्थी इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं। और बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट की कुछ मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बाजीराव की रेड्डी इंस्टीट्यूट सीसेट वॉल्यूम 1 सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें आपको विषय सूची इसमें देख सकते हैं, संख्या पद्धति और औसत, अनुपात, समानुपात, रेलगाड़ी, रेल संबंधी, इसमें आपको सी सेट में कभी 33% लाना होगा, अर्थात आपका जनरल स्टडी 2 चेक किया करने के बाद
आपको जनरल स्टडी 1 चेक करेगा, उसके बाद आपको प्रीलिम क्वालीफाई होगा, अर्थात नहीं। ये रहा जनरल स्टडी और 2, ये जनरल स्टडी 1। तो आपको इसमें सामाजिक, आर्थिक, विश्व और सूर्य सौरमंडल के बारे में पूरी दुनिया में होने वाली सभी चीज़ों की जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका, अगर आप सी सेट में 33% अंक लाते हैं तो आपका जनरल स्टडी 1 चेक किया जाएगा, अर्थात नहीं। सी सेट को कवर करने के लिए आपको इसमें 7 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सी सेट कवर कर सकते हैं, अर्थात नहीं। फिर मैं 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, कहीं घूम लेता हूँ या कहीं चाय पी लेता हूँ या पानी-वानी पी लेता हूँ या कोई म्यूज़िक या किसी घर वाले से बात कर लेता हूँ ताकि माइंड फ्रेश हो। फिर 15 से 20 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, रेस्ट लेना ज़रूरी है, या परिवार के साथ कुछ बात कर लेते हैं या टीवी देख लेते हैं या कुछ चाय या पानी पी लेते हैं ताकि माइंड को फ्रेश हो सके, या दोस्तों से कुछ बात कर लेते हैं। फिर से मैं सेशन को वहीं से आरंभ करता हूँ, क्योंकि मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमिक से कुछ मैगज़ीन मँगाए थे, तो मैंने वो थोड़ा देख लेता हूँ, एनालिसिस करना, सभी इंस्टीट्यूट का एनालिसिस करना। तो पढ़ते समय किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी परीक्षा की तैयारी करना सबसे अहम भूमिका होता है। आप मेंस का भी इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। बाद में आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम पास करने के बाद मेंस का तैयारी करें, तो ये सबसे अहम भूल है। तो आपको प्रीलिम के साथ-साथ मेंस का भी तैयारी करना और कुछ मैगज़ीन का देख लेना सबसे फ़ायदे हो सकता है। सुबह में जैसे मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, कुछ सारे ऐसे पुस्तक है जो मैं, या मैगज़ीन है जो उसे मैं देख लेता हूँ और अपने नोटपैड में डाउन कर लेता हूँ। क्योंकि न्यूज़पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम हो या मेंस हो, न्यूज़पेपर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिम की तैयारी के साथ-साथ मेंस का भी सॉल्व पेपर देखना ज़रूरी है। किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा था, और यूपीएससी क्या पूछ रहा है और क्यों पूछता है। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी के हिसाब से ही आप प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो सबसे बेहतर माना जाता है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना, सही ढंग से पढ़ना है, और आप 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चीज़ों को पढ़ते समय कैसे चीज़ को गेन कर रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, वो ये ज़्यादा डिपेंड करता है। स्मार्ट स्टडी करें, सही चीज़ों का चुनाव करें और दोस्तों के साथ बातचीत करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और बाद में आप किसी दोस्तों के साथ आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, या दोस्तों के साथ इस सवाल का जवाब उठा सकते हैं, और उस दोस्तों के साथ प्रश्नों का हल भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं रहा।